नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मेनली दो चीज़ों के बारे में बात होगी। एक बात होगी कि आप 1 करोड़ कितने अमाउंट से पहुंच सकते हैं, और एक छोटा सा पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं 10,000 से नीचे का, 5,000 से नीचे का, तो क्या स्कीम्स होनी चाहिए, और उन पोर्टफोलियोज़ के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इससे ऊपर का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो सबके लिए होगी, जहाँ पर आपको लास्ट में फंड्स भी देखने को मिलेंगे, और शुरू में हम अमाउंट की बात करेंगे कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप 1 CR रीच कर सकें। और अगर आप 1 CR रीच नहीं कर सकते तो क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1000 रुपीज़ से अगर आप स्टार्ट करते हैं, 15 साल में भी आप सिर्फ और सिर्फ 5 लाख जोड़ पाएंगे, जो कि बहुत कम है। अब यहाँ पे क्या ऐसे इंसान को जो 1000 रुपये इन्वेस्ट कर पा रहा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये इंसान 20 साल के लिए करे तो शायद 9 या 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, और यही इंसान अगर 25 साल के लिए करे तो 17 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। अब यहाँ पे सेम इंसान अगर कर रहा है और थोड़ा सा एग्रेसिवली कर रहा है तो वो 32 या 33 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता है 25 सालों के अंदर। अब मैं 25 से ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि 25 एक मैक्सिमम होराइजन है कि मैंने कभी अपने क्लाइंट का कोई पोर्टफोलियो बनाया हो 25 साल के लिए। मोस्टली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं 15 या 20 साल के लिए उनको इन्वेस्ट करना होता है। 25 साल के लिए बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। 30 साल के लिए मैंने आज तक किसी को नहीं बोला या किसी को नहीं सुना ये बोलते हुए कि सर मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, ये 64 लाख हो जाएगा, और 35 ईयर्स में आप 1 करोड़ पहुंच जाओगे। लेकिन 35 ईयर्स वो तब पॉसिबल है जब आप 25 साल की उम्र में स्टार्ट करो और 60 की उम्र में रिटायर हो जाओ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एडवाइस बनती है कि 4000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 25 सालों के लिए तो आप 1 करोड़ 31, इसको यहाँ पे आप 3.5 भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, तो भी ये 1 करोड़ आराम से क्रॉस कर जाएगा। सेम अगर आप 7000 करते हो तो आपको ये टाइम रीच हो जाएगा 20 सालों में, और अगर आप 15,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये हो जाएगा 15 सालों में। अब यहाँ पे किस तरह से ये सब होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये कैसे फंड लेने हैं हमें, आपको फंड तो दिख गए, लेकिन बाय करने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला से पहले एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जिन क्लाइंट्स को 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं 15 साल तक करूँगा, और एक बार के लिए मान लेते हैं आपके 12 से 15% रिटर्न आएंगे, जो 4.5 लाख रुपये से ऊपर 5.5 लाख रुपये तक पहुँच सकते हैं मैक्सिमम। अब क्या आपके लिए ये चीज़ ठीक है? देखो, अगर आप एक रूल फॉलो कर रहे हो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 10% इन्वेस्ट कर रहे हो, मिनिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं 20% तो आपको करना ही चाहिए। अब किसी की इनकम एक बार के लिए मान ले 10,000 रुपये है, वो मुश्किल से हर चीज़ चला रहा है, तो क्या वो कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो अगर आप 10% कर पा रहे हो 10,000 रुपये में तो वेल एंड गुड है। 20 में कर पा रहे हो, 20 में मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग फिर भी 1000 या 2000 रुपये कर लेंगे। अब अगर सिंपल सा है, हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर हम करते ही नहीं हैं इन्वेस्टमेंट तो ये 1,80,000 कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों जोड़ा नहीं, पता नहीं कहाँ लगेगा। अगर आपको इसको सेव भी करते हो, इन्वेस्ट भी करते हो, तो भी 15 साल में इतना रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आपने इन्वेस्ट तो किया 1,80,000 रुपये, आपको उससे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न उसमें 3 लाख रुपये का मिल गया। तो ये एक छोटा अमाउंट नहीं हो सकता। जो इंसान 20,000 रुपये अर्न कर रहा हो या 10,000 रुपये अर्न कर रहा हो, उसके लिए 5-10 लाख रुपए छोटा नहीं हो सकता। और अगर आप कह रहे हैं कि ये अमाउंट इंक्रीज़ होता रहेगा तो फिर ये भी इंक्रीज़ होता रहेगा। आप ये कहोगे ना कि यार मैं 15 साल बाद थोड़ी 20,000 कमा रहा हूँ, सैलरियाँ बढ़ जाएंगी, सब कुछ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो मुझे भी ज़्यादा मिलेगा, तो आपको ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे भी। तो वो प्रपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। एक एग्जांपल देते हैं, अभी अगर मैं चलूँ 20,000 रुपये के हिसाब से तो आपकी सालाना इनकम 2,40,000 रुपये बनती है। ठीक है, वैसे आप इस केस में सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम का 5% कर रहे हो, 10 भी नहीं कर रहे, तो 5% के केस में आपको 2 साल की इनकम एक साथ मिल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल क्या रहता है कि हमें कितना जोड़ना है, ये अगर हमें पता हो तो हम बहुत अच्छे से हिसाब लगा सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीधा वीडियो के एंड में जा सकते हैं, फ़ंड के नाम और उनके डिटेल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये पता हो कि आपको कितना अमाउंट जोड़ना है, आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ करो मेरी अभी हम 20,000 रुपये के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई इकोनॉमिक का एग्जांपल लेते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं तो एज्यूम चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम एक बार के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इनकम हमेशा 20,000 ही रहेगी,
और जितनी महंगाई आ जाए उतनी महंगाई हमेशा रहेगी। ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि देखो जब प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा तो आपकी इनकम और इन्फ्लेशन आगे पीछे हल्का हल्का बढ़ते रहेंगे, तो वो नंबर्स पे हम अचीव नहीं कर सकते। इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पे और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए भी समझने के लिए, और मैं कैलकुलेशन तो करके दिखा दूंगा, लेकिन इसलिए हम इसको सिंपल मानेंगे कि 20,000 रुपये है, आपको चाहिए साल का 2,40,000 रुपये रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, अब सिंपल है, जितनी आपको साल की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, जो आपकी इनकम है उसका हिसाब लगाओ और उसको कर दो। ये आपने एक जीरो आगे लगा दी और एक यहाँ कर दो स्टेप अप। स्टेप अप मिनिमम टू 6 to 10% का होना चाहिए। विदाउट स्टेप अप आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे कि आप पैसा इकट्ठा कर लोगे लेकिन वो आपकी रिटायरमेंट के लिए इनफ नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप इन्फ्लेशन बीट कर जाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1,000-2,000 के हिसाब से भी चल रहे हैं तो 9 लाख रुपए हम इकट्ठा कर पाएंगे, और 9 लाख रुपए आपको चाहिए कितना? 24 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए, ताकि 24 लाख का 10% आएगा, 2-2.5 लाख रुपए आप आराम से खा पी सकोगे, और 10% बहुत आराम से आ जाता है। अब आप कितने साल में रिटायर हो सकते हो? फिर 15 साल में। 15 साल में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर आप भी चाहते हैं कि 15 साल में आपको रिटायरमेंट लेनी है और आपकी रिटायरमेंट प्लान हो, आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना स्टेपअप, कितना एग्रेसिव जाना चाहिए, तो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे हम आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको फंड्स देंगे और बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी, और आपका पोर्टफोलियो हर क्वार्टर में रिव्यू होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सर्विसेज के बारे में जानने के लिए इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और हम आपसे बात करेंगे। अब चलते हैं आगे, क्योंकि देखिए अगर हम पैसा जोड़ते रहे बिना सोचे समझे कि हमारा टारगेट क्या है, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। और अगर हमने टारगेट देख भी लिया तो टारगेट अचीव कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें आपको एक एडवाइज़र हेल्प कर सकता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब वीडियो ख़त्म करते हैं, वो तो हम कॉल पे भी बात कर लेंगे। यहाँ पे आपको मैंने ये बिल्कुल बिगनर के लिए बनाया है। अगर आपके पास नॉलेज या टाइम नहीं है, आप इंडेक्स में भी, आपके पास देखो नॉलेज नहीं है, टाइम भी नहीं है, आपको इंडेक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एडवाइज़र भी हायर नहीं करना है, तो ये ऑप्शन एक मात्र बचता है आपके लिए। वैसे तो मैं आपको बोलूँगा कि या तो आप इंडेक्स की तरफ चले जाओ, या आप एडवाइज़र हायर कर लो, या नॉलेज और टाइम गेन कर लो। मेन तो 3 ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन आज मैं आपको दे रहा हूँ कि जहाँ पे ये 9 फंड, मैंने बहुत 8 फंड ज़बरदस्त उठाए हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, और काफ़ी कंसिस्टेंट रहते आए हैं। तो इनको आपने कुछ नहीं करना, इनमें से एक उठाना है। एक इसमें से उठा लो, एक इसमें से उठा लो, एक इसमें से उठा लो। मैंने इनको इस तरीके से बनाया है, मतलब मुझे ये चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो ये मैंने इस हिसाब से बनाया है कि आप तीनों में से अगर एक तीनों बॉक्स में से एक फंड भी उठा लोगे तो आप गलती नहीं करोगे। तो इन तीनों बॉक्सेस में से एक फंड उठा लिया और मैं कह रहा हूँ आपका पोर्टफोलियो बन गया और आप गलती की गुंजाइश हो गई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।